हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? पिछले वीडियो में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता था? सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मतलब अधातु क्या होते हैं। अधातु क्या थे? वे तत्व जो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अपने किसमें, वाहतम कोश में, और वो क्या बनाते हैं, ऋण आवेशित बनाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधातु। इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल सी लाइन है, इसका मतलब ये है कि वैसे सारे तत्व जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को कुछ चीजों को याद रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, गेन नहीं करता, लॉस करता है, त्याग देता है, फिर भी वो क्या कहलाता है? अधातु ही कहलाता है। फिर भी वो क्या कहलाता है बेटा? अधातु ही कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या था कि जैसे हम लोग मेटल्स के पढ़े थे, धातु के पढ़े थे, सेम वैसी तरह उसका, लेकिन कुछ चीजें क्या है, भिन्न है, उन सबसे क्या है बेटा? डिफरेंट है। उसमें क्या था कि वो ठोस होते थे, जबकि यहाँ पे ठोस नहीं है, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी, ठीक, जैसे ग्रेफाइट वगैरह हो गया, है ना, डायमंड हो गया, सब अधातु ही कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं। फिर उसके अलावा क्या थी कि मेटल्स में जो है भंगुरता नहीं पाया जाएगा, मतलब ब्रिटलनेस क्या होगा, उसमें नहीं पाया जाएगा, बट इसमें पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? पाया जाएगा। उसमें क्या होता था कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। किसको बेटा? ग्रेफाइट को छोड़ के। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया था? बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जान लिए थे कि कौन कैसा शो करता है। उसमें कुछ था कि आयनिक बॉन्ड होगा, कुछ क्या था बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड भी। ये सारी चीजों को हमने भी जान लिया था कि कोवैलेंट क्या है, आयनिक बॉन्ड भी क्या है। कोवैलेंट कहाँ पे बनता है? वो नॉन मेटल के बीच में बढ़ेगा, और जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होगा? वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, अदर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो जाती। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा धातुओं की प्राप्ति, अक्रेंस ऑफ मेटल्स। धातुओं की प्राप्ति कहाँ पर होती है, कैसे होती है? अब यहाँ पर क्या होगा कि जो धातुओं की प्राप्ति है हमें कहाँ से मिल रही है? सवाल तो ये उठता है ना कि कहाँ से मिलेगा। अब कुछ लोगों को कहेगा अच्छा मैम दुकान से मिल जाएगा, दुकान से नहीं मिलता। इनिशियली हम उसको कहाँ से लाते हैं, शुरुआती अक्रेंस कहाँ से होता है उसका? तो ये क्या होता है बेटा? पृथ्वी के भूपर्टी भाग में, मतलब अर्थ क्रस्ट के भाग वाले उसके हिस्से में पाया जाएगा। पृथ्वी के हर हिस्से में नहीं पाया जाएगा, स्पेसिफिक जहाँ पे हिस्सा होगा, लिथोस्फीयर से डाउन भी हो सकता है, वो वहां पे पाएगा, मतलब भूपर्टी भागों में पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? धातुएं पाई जाएंगी। उसके अलावा क्या होगा बेटा? ये सब समुद्री जल में, कुछ समुद्री जल में भी होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है आदि, जैसे कुछ विलेय लवण भी उपस्थित होते हैं। कहाँ? समुद्री जल में कुछ विलेय लवण होते हैं जो जल में विलेय हो जाएं। समझ रहे हो ना ये सारी चीजें? फिर ये क्या है बेटा? इनकी प्रकृति कैसी होगी? ये दो अवस्थाओं में पाए जाएंगे, एक फ्री फॉर्म में होगा, एक कंपाउंड में होगा। मतलब इनके क्या होंगे? एक स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा? संयुक्त अवस्था में, है ना। फ्री फॉर्म में मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, एक संयुक्त अवस्था में। अब मुक्त अवस्था में क्या होगा, संयुक्त अवस्था में क्या होगी, इसके बारे में हम धीरे धीरे चीजों को जानते रहेंगे। तो हेडिंग बनाना धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति में क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे पृथ्वी की भूपर्टी, पृथ्वी की भू पर्पटी, क्या होगा? भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। वहां पे धातुओं का क्या होगा? मुख्य, धातुओं का मुख्य स्रोत है, ठीक। यहाँ पे क्या होंगे बेटा? धातुओं के मुख्य स्रोत होंगे समुद्री जल में, मतलब समुद्री जल में जहाँ पे समुद्र का पानी होगा, समुद्री
जल में NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की आदि जैसे कुछ कुछ विलेय लवण, ये सब साल्ट है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होंगे? उपस्थित होते हैं या रहते हैं। प्रकृति में बेटा कैसे? नेचर में, प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक, कौन कौन सी अवस्था में? पहला क्या है इसमें? पहला जो होगा वो होगा मुक्त अवस्था। ये क्या रहेंगे? इन फ्री स्टेट में हो जाएंगे बेटा। मुक्त अवस्था में इन फ्री स्टेट्स में, है ना, फ्री स्टेट में। दूसरा क्या होगा? संयुक्त अवस्था में इन कंपाउंड स्टेट, है ना। कैसे होंगे ये? कंपाउंड स्टेट में होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जो मुक्त अवस्था है उसमें क्या होगा? मुक्त अवस्था में बेटा आप बोल सकते हो वो ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि जो कम क्रियाशील होगा वो प्रकृति में कैसे पाए जाएंगे? स्वतंत्र अवस्थाओं में पाई जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अपने घरों में देख लीजिए, जो क्या करेगा, जो हमेशा किसी न किसी से जुड़ के रहेगा वो हमेशा किसी न किसी के पास रहेगा, मतलब वो उनके आगे पीछे कुछ न होंगे। लेकिन जो क्या होगा, अपने मन का होगा, फ्री फॉर्म में रहना चाहेगा, जो मुक्त अवस्था में, वो हमेशा अकेले में रहेंगे। तो मुक्त अवस्था में धातुएं कौन होंगी? जो कम क्रियाशील होंगे, जिनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होगी, किसी से कोई मतलब नहीं होगा, वो फ्री फॉर्म में होंगे। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? आप बता सकते हो कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आएंगे बेटा सिल्वर, गोल्ड आ जाएंगे, प्लेटिनम वगैरह भी आते हैं इसमें। कौन आएंगे मुक्त अवस्था में? संयुक्त अवस्था में कौन होगा? जो क्या करेंगे, इसमें कंपाउंड के रूप में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो अधिक क्रियाशील होगा, जो हर किसी से क्रियाशील मतलब क्रिया कर लेगा, अभिक्रियाएं शो करेंगी, वो क्या होंगे, किसी न किसी के साथ जुड़े होंगे, तो वो फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, वो कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। तो इसमें लिखिएगा, पहला में मुक्त अवस्था का डिफिनीशन हमें लिख रहे हैं, वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होते हैं वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाएगी बेटा? मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कौन सा है? Ag है, Au है ना, Au है, एंड कौन है? प्लेटिनम, है ना, Pt भी है आदि। और इसमें क्या होगा, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे या मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त अवस्था में क्या होगा, आप यहाँ पे बोल सकते हो वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील, जो क्या होंगी, क्रियाशील है, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पे क्रियाशील होंगी, अधिक क्रियाशील। तो आप यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखिएगा, वे ठोस धातुएं जो अधिक
या फिर क्रियाशील, आप कोई भी कह सकते हो, अधिक क्रियाशील होते हैं। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी बेटा? संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम हो गया, कौन हो गया? सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इसके अलावा और कौन हो गया? जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक, जिंक, कॉपर आदि। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब नोट करके कुछ लिख सकते हैं। इसमें बेटा कुछ ऐसी धातुएं होंगी जो दोनों अवस्थाओं में पाई जाएंगी। कुछ ऐसी धातुएं होंगी जो दोनों अवस्थाएं में पाई जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि जो मुक्त अवस्था में भी रह सकता है और संयुक्त अवस्था में भी रह सकता है। उसमें कौन आ जाएगा? कॉपर आएगा, Ag आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? आयरन आ जाएगा। मतलब कॉपर आ जाएगा, इधर से Ag आ जाएगा और आयरन आ जाएगा। तो दोनों अवस्थाओं में रह सकती है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके कुछ धातुएं जो जो दोनों अवस्थाओं में जो दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। कैसे होंगे बेटा? दोनों अवस्थाओं में पाई जाएंगी। मतलब मुक्त अवस्था में भी रह सकते हैं और संयुक्त अवस्थाएं में। फॉर एग्जाम्पल के लिए कौन आएगा? आयरन आ जाएगा, है ना, Ag आ जाएगा और Cu आ जाएगा। ठीक, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो फिर लिस्ट नोट कर लीजिए। हम लोग बात करेंगे मिनरल्स, खनिज की बात करेंगे कि खनिज होता क्या है। बचपन से सुनते आए हैं मिनरल्स है, मिनरल्स वाटर है, ये है वो है खनिज। वास्तव में खनिज होता क्या है? अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना, नहीं आ रहा तो फिर हम बता रहे हैं। खनिज जो होता है उसमें क्या होता है बेटा? प्रकृति में क्या होगा? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं क्या होंगे? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। जिस भी यौगिक के रूप में पाई जाएंगी, धातु बेटा होगा जिस भी यौगिक के साथ मिला होगा तो उस रूप में पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, मिनरल्स कहते हैं, है ना। इसमें कुछ मिनरल्स होंगे जो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक के लिए कौन होगा? कॉपर पैराइड। क्या होगा? कॉपर पैराइड। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किस फॉर्म में पाया जाता है? उसका जो ऑक्साइड होता है वो किस फॉर्म में होता है? बॉक्साइड हम लोग उसको कहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर जो भी मेटल्स होगा, जिस भी यौगिक के साथ जुड़ा होगा उस रूप में पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? खनिज कहेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा, खनिज, मिनरल्स। ठीक है, अब लिखिएगा प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं या फिर तथा धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं बेटा उसे हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या था? कॉपर पैराइट। यहाँ पे क्या था? कॉपर पैराइट। अब इस कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है बेटा? CuCuFS2। ये क्या है?
कॉपर पायराइट का सूत्र है जो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, मिनरल्स का कोई भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर पायराइट है। आयस कब क्या होंगे, और, है ना, आयस। अब यहाँ से जो तुम्हारा शुरू हो रहा है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ सेलेक्टेड हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। और से क्या होते हैं बेटा, अयस्क जिस खनिज में किसी धातु की प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जाता है, उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अयस्क हम लोग कहते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात बोला जा रहा है कि जिस खनिज में किसी धातु की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मान लीजिए ये क्या है, मिनरल्स है, इस मिनरल्स में क्या है, दो दो मेटल्स है ना, इसमें कॉपर है, आयरन है, और इसमें से जो प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी और हम कम लागत पे क्या कर पाए, उसे आसानी से अलग कर पाए, उसके खनिज से, उसके यौगिक से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, अयस्क कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो कि जिस खनिज में क्या होगा, जिस खनिज में धातुओं की प्रचुर मात्रा पाई जाए और हम उसे आसानी से क्या करें, या कम व्यय में, आसानी से कम व्यय में उसे क्या कर सके, प्राप्त कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खनिज, सॉरी, अयस्क कहेंगे। उस विशिष्ट धातु का अयस्क हम लोग कहेंगे। तो इसको लिखिएगा, क्या है अयस्क, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या किया जा सके, उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क हम लोग कहते हैं। अयस्क क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आना चाहिए। खनिज क्या था, हम लोग जान गए खनिज क्या है। उसमें बोला जा रहा है जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से हम लोग क्या कर सके, अलग कर सके या प्राप्त कर सके, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिनरल्स है, तो इस मिनरल में से अगर हम क्या करेंगे, कॉपर को यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉपर का अयस्क कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर अयस्क में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। कॉपर को कॉपर को कॉपर कॉपर आयरन आयरन सल्फाइड, है ना, सल्फाइड कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे CuFeSO4, सॉरी S4, यहाँ पे कॉपर क्या हो सकता है बेटा, सॉरी 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 यहाँ पे 2 होगा, है ना, यहाँ पे 2 होगा, सेम यही वाला। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर आयरन, जैसे कॉपर पैराइड है तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉपर आयरन सल्फाइड कह रहे हैं। ये क्या है, कॉपर का अयस्क है। ये क्या है, कॉपर का अयस्क है। इसको हम लोग कॉपर पैराइड के नाम से भी जान सकते हैं। अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को किससे हम लोग जानते हैं, जल्दी से बताओ, ये तुम लोगों को शुरू से याद होगा। एल्युमिनियम को क्या कहते हैं बेटा, बॉक्साइड के रूप में कहते हैं। किसमें पाया जाता है, बॉक्साइड के रूप में ये पाया जाएगा। Al2O3, है ना, फिर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसको हम लोग किसके कहते हैं, बॉक्साइड। ये कैसा है, बॉक्साइड में है। फिर तथा क्या होगा, Pb, है ना, Pb को हम लोग क्या कहते हैं, लेड। लेड के लिए क्या होगा कि लेड का अयस्क क्या हो सकता है, तो लेड के अयस्क को हम लोग कहते हैं गैलेना। क्या कहते हैं बेटा, गैलेना से प्राप्त होता है। Pb को गैलेना गैलेना से, गैलेना का क्या होगा यहाँ पे, PbS, गैलेना से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, गैलेना से प्राप्त करते हैं। नोट में क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो नोट में आप लिखेंगे, ये होता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो नोट करके आपको लिखना है। इसमें नोट करके क्या लिखेंगे, सभी अयस्क अयस्क खनिज हो सकते
है, परंतु सभी खनिज खनिज अयस्क नहीं नहीं हो सकते हैं। क्या होंगे बेटा? सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क यहाँ पे नहीं होंगे। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आता है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, तो इतना नोट करिए जल्दी से। तो हमारा टॉपिक होता है वो होता है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। धातुओं का निष्कर्षण क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, धातुओं को निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये बाद में हम लोग जानेंगे। पहले उसकी परिभाषा से पता करते हैं कि इसमें होता क्या है वास्तव में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या होगा बेटा, सांद्रित अयस्क से। क्या होगा? सांद्रित अयस्क से। सांद्रित का मतलब जानते हो ना? हाँ, तो सांद्रित अयस्क से हम लोग धातुओं को क्या करेंगे, अलग करेंगे या प्राप्त करेंगे, कि पूर्ण प्रक्रिया को धातुओं का निष्कर्षण कहा जाता है। मतलब ये है कि सांद्रित अयस्क हमारे पास होगा, फिर उस प्रक्रिया से हम धातुओं को प्राप्त करेंगे और पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, धातुओं का निष्कर्षण कहेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अभी खिचड़ी गया था मकर संक्रांति, आप लोगों को पता है। अब देखो कुछ बच्चे गांव से होंगे, गांव से बहुत अच्छे से जो उनके बिलोंग करते हैं, उनके घर जो गन्ना होता है, देखो गन्ने का हम लोग क्या करते हैं, गुड़ बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो उनसे जब हम बनाते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसी तरह हमारा मेटल्स भी प्राप्त होता है। पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, पहले गन्ने की कटाई करते हैं, फिर मशीन में ले जाते हैं, उसको क्रश करते हैं, जूस बनाते हैं, फिर उस जूस को पकाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। उसी तरह हमारा क्या है बेटा, धातु भी है। धातुओं को हम लोग क्या करेंगे, उसके अयस्क को लेंगे, सांद्रित अयस्क को लेंगे, जिसमें बहुत सारी मिलावटें होंगी, उसमें मेटल्स भी होगा। तो उस प्रक्रिया से हम लोग क्या करेंगे, धातु को प्राप्त करेंगे, और वो जो पूरी प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, धातुओं का निष्कर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातुओं का निष्कर्षण। आप इसी बात से और भी समझ लो, जैसे अगर किसी फसल की कटाई होती है तो हमें अनाज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है ना। किसी अनाज को हम लोग मशीन के थ्रू क्रश करते हैं, पहले तो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब कटाई करते हैं, फिर उसको क्रश करते हैं, फिर बहुत सारी प्रोसेस से उसको एयर देते हैं ताकि उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल है, अगर कोई भी पार्टिकल है निकल जाए, तब वो हमारे खाने के काम आता है। उसी तरह मेटल्स को भी क्या किया जाता है बेटा, सांद्रित अयस्क को प्राप्त करते हैं, और पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। किसका? धातुओं का निष्कर्षण। अब इसी में क्या होंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। कुछ ऐसी धातुएं होंगी जो कम क्रियाशील होंगी, तो वो कैसे निकाले जाएंगे, कुछ ऐसी होंगे जो अधिक क्रियाशील होंगी, तो कैसे, कुछ मीडियम पे आ जाएंगे तो उनमें कैसे, बहुत अलग अलग तरीके की प्रोसेस हम लोग सारी प्रोसेस को जानेंगे। ठीक, निष्कर्षण क्या है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सांद्रित अयस्क से। क्या है, सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। कुछ धातुएं भू प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अर्थ क्रस्ट में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, कुछ क्या होंगे, अपने यौगिक के रूप में पाए जाएंगे। ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ चुका है। फिर क्या है यहाँ पे, इसको स्टार पॉइंट करके लिख लेना बेटा। ये क्या है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली सबसे कम क्रियाशील धातुएं क्या होंगी, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी। ये भी हमने पढ़ा था। इसमें क्या है, गोल्ड है, और क्या है, सिल्वर है, सॉरी यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम है, और क्या हो, ये यहाँ पे कॉपर है। ये सारे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जैसे, अब इसके अलावा आप लोग क्या पढ़ सकते हो, ये तो हम लोग किसकी बात कर लिए, जो सबसे नीचे पाए जाएंगे उनकी बात हो गई, जो सबसे ऊपर पाए जाएंगे कुछ ऐसे होंगे बेटा, जो क्या होंगे, ये दूसरा पॉइंट करके लिखते चलिएगा। सबसे ऊपर कहाँ पे, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर पाई जाएंगी या पाई जाती हैं, उनमें कौन कौन होगा। आप लोग सक्रियता श्रेणी पढ़े हो तो उसमें कौन होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा। कौन है बेटा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो क्या होंगे, सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ पाई जाएंगे, है ना। ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में क्या रहेंगी, पाई जाएंगी। अत्यधिक क्रियाशील होंगे तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी।
सबसे ऊपर पाई जाने वाली ये धातुएं हैं जो अत्यधिक क्रियाशील है। क्या है ये? क्रियाशील है ना? कैसे है ये? क्रियाशील है। क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ये क्या होंगे? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है ना? फिर इसके अलावा क्या है बेटा? कॉपर को ले लीजिए और सिल्वर को ले लीजिए, मतलब Cu को ले लीजिए और Ag को ले लीजिए, अपने सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाएंगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? कॉपर ले लीजिए और Ag ले लीजिए, ये क्या होंगे? अपने सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क में पाई जाती है ना? ये सारी चीजों को नोट करके रखिएगा, इन सबको माइंड में हमेशा सब होना चाहिए। मतलब अगर आप इन सब की बात करेंगे तो ये लोग क्या किस फॉर्म में पाए जाएंगे? इनका जो अयस्क होगा वो सल्फाइड भी हो सकता है और ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाएंगी। और क्या है इसके बाद बेटा? जो मध्य में आते हैं, हमने किसकी बात कर ली? एक नीचे आने वाले हैं जो ये सारे हैं, तो इसमें कौन है? कॉपर है, तो ये सल्फाइड में पाया जाएगा, ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? जो सबसे अधिक क्रियाशील होंगी, है ना, वो क्या होंगी? अधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल भी नहीं पाई जाएंगी। इनकी बातें हो गई। फिर हम लोग बात करेंगे जो मध्य में आती हैं। जो मध्य में धातुएं आती हैं वो कौन होगा? जिंक होगा, आयरन होगा, पीबी होगा, है ना? जिंक होगा, आयरन होगा, लेड भी होगा बेटा। अभिक्रियाशील मध्य होती है, ये ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। ये कैसे होंगे? कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे। तो आप लिखिएगा मध्य में, सक्रियता श्रेणी के मध्य में बेटा, आप लोग ध्यान से सुनते रहना, मध्य में पाई जाने वाली धातुएं कौन है? Zn है, Fe है, आयरन है, और कौन है? Pb है, जिसका अयस्क सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट किसमें होगा बेटा? कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, है ना? कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई है। इसी आधार पर बेटा हम लोग क्या करेंगे? निष्कर्षण को पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे, इन्हीं के आधार पे, सक्रियता श्रेणी के आधार पे। देखो सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो पाए जाएंगे, जो सबसे नीचे पाए जाएंगे वो कम क्रियाशील होंगी, तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? मतलब उनकी हम लोग क्या करेंगे? निष्कर्षण कैसे करेंगे? और जो सबसे ऊपर पाए जाएंगे उनका निष्कर्षण, जो बीच में पाया जाएगा उनका निष्कर्षण, और उसके अयस्कों के बारे में भी बता दिया कि कौन सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा, कौन ऑक्साइड में, और कौन कार्बोनेट के फॉर्म में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।